उनकी सीखने कम होगी। वजूहात क्या हों, ये आज हम वजूहात भी इसकी पढ़ेंगे। अच्छा जी, लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये जो बच्चे इंटेलेक्चुअली चैलेंज होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है। क्या मैं बोल रहा हूँ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअली चिल्ड्रन। एक है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन आप जब भी इनको लिखेंगे, आप यूं लिखेंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड होता है कम, मॉडरेट का मतलब दरमियाना सा, सीवियर का मतलब ज़्यादा, प्रोफाउंड का मतलब शदीद तरीन। ठीक है, तो इनकी ये क्या है, ये सामने ये इनका आईक्यू लेवल। अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 55 से 69 तक है, वो माइल्ड है। 40 से 54 तक है, मॉडरेट है। 25 से 39 है, सीवियर है। और अगर 25 से भी नीचे उसका आईक्यू लेवल होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चा प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज है। अच्छा, आप इसको याद करने का तरीका भी ज़रा सुन लें। ये तो आप हमेशा इसी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। जब आप इसको याद करेंगे कि हमने ये याद कैसे रखना है, देखिए नीचे से ऊपर चलें। लेसन 25, 25 पेन है, 25 से छोड़ा तो 25 से 39, 39 से आगे क्या होता है 40, 40 से 54, 54 से आगे क्या होता है 55, तो 55 टू 69। इज इट क्लियर जो मैं कह रहा हूँ? आप सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? देयर आर 54 स्टूडेंट्स राइट नाउ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओके, यस। इसको समझ लें अच्छी तरह से। जब आप लिखेंगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है, और इसको इसके लेवल्स को याद करने के लिए आप यूं करें, लेस देन 25 एक नंबर आप याद रखें अपने माइंड में। उसके बाद 25 से आगे चलें, 25 से 39, ये 26 से 39 भी जा सकते हैं। फिर 40 से 54, फिर 55 से 69 तक। ओके, ये कौन सी क्लासिफिकेशन है इनकी? दिस इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको कहा इसके दूसरी टाइप जो होती है वो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन होती है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन कौन करेगा? जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। एजुकेशनल क्लासिफिकेशन आपकी जो स्कूल के अंदर जो बच्चे की असेसमेंट होगी, जो स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट होंगे, वो उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें जो है 3 तरह की टाइप्स होती हैं बच्चों की। ये तो एजुकेबल होते हैं या ट्रेनेबल होते हैं, या फिर कस्टोडियल होते हैं। एजुकेबल तो वो बच्चे होते हैं जो कि सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स काम करती हैं। ठीक है, तो उनका आईक्यू लेवल जो है 60 से 85 तक। ट्रेनेबल वो होते हैं जो बच्चे पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको कोई काम सिखा सकते हैं। काम सिखाने का मतलब ये है कि लाइक वो बच्चे एटलीस्ट इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि जैसे हमने अभी एडीएल की बात की है, वो खुद से चेंज कर सकते हैं, खुद के वॉशरूम को बता सकते हैं, जा सकते हैं, खाना खुद खा सकते हैं, और थोड़ा बहुत कोई काम भी कर सकते हैं। हमने कहा बेटा ये बोतल लेकर आओ, यहाँ से वहाँ लेकर जाओ, ये फाइल ले जाओ, यहाँ से उसको दे दो। इतनी थोड़ी बहुत उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जा सकती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैंने आपको बताया है दो उनकी टाइप, दो। ठीक है, कस्टोडियल बच्चे वो होते हैं जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा वो निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, यानी कि दे कैन नॉट टेल एनीथिंग। ना तो वो एजुकेबल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, जो ट्रेनेबल भी नहीं होते। कस्टोडियल कस्टडी में उनको रखा जाता है, निगहदाश्त में रखा जाता है। ठीक है, किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे हमेशा। ना वो खुद से खा पी सकते हैं, ना वो चेंज कर सकते हैं। मतलब कि वो जो हमने अभी बात की ना, प्रोफाउंड जो है वो स्टूडेंट्स विद मेंटली चैलेंज, इंटेलेक्चुअल चैलेंज, वो कस्टोडियल होते हैं। इसको भी याद करने का तरीका ये कि लेस देन 30, ठीक है, और फिर 30 से 59 और 60 से 85 तक अगर उनका आईक्यू लेवल होगा, तो दीज स्टूडेंट्स आर एजुकेबल। ये एजुकेशनल क्लासिफिकेशन है मेंटली चैलेंज बच्चों की। इज इट क्लियर? मैंने आपको दो डिसेबिलिटी के बारे में अभी तक बताया है। एक तो वो डिसेबिलिटी नहीं है, वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की टाइप्स हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनको भी स्पेशल इसलिए कहा जाता है कि वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बताया वो 2% होते हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन। उनकी कॉम्प्रिहेंशन, उनकी वोकेबलरी, ठीक है, उनकी मेमोरी, ठीक है, वो रिस्पॉन्स ज़्यादा करते हैं, और दे फाइंड द सोल्यूशन, दे डिस्कस, दे हैव द क्रिएटिविटी। इस तरह आप खुद से हेडिंग्स बनाना सीखें। जब आप हेडिंग्स बनाना सीख लेंगे ना, आप सवाल को बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब मैंने मास्टर्स किया, जब मैंने एमफिल किया, राइट नो हम लोग पीएचडी में भी एनरोल्ड हैं, तो हमने जितने पेपर्स किए, सवाल को पढ़ के, सवाल को समझ के, खुद से आप उसको लिखना सीखें, खुद से बनाना। ये सवाल है तो इसमें क्या क्या हेडिंग्स खुद से बनाई जा सकती है। बस जब आपको ये बात आ जाएगी, खुद से लिखना, किताब पे जो है वो आप डिपेंड मत करें।
ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इन प्रेजेंटेशन को भी बाद में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ना, आई एम श्योर कि यू कैन अटेम्प्ट द पेपर वेरी वेरी वेल। ठीक है जी, ये थी आप इसकी एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। मैंने आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों की दो तरह की जो क्लासिफिकेशन बताई आपको, एक उनकी क्लासिफिकेशन वो होती है जो कि क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरी वाली है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम पहुंचे तीसरी वाले। हम तेज इसलिए चल रहे हैं कि आज का काम ही ज्यादा है हमारे पास। ओके, मैं पहुंचा तीसरी वाली पे। तीसरी वाली जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज हेयरिंग इम्पेयर्ड। हेयरिंग इम्पेयर्ड, इसके नाम से पता चल रहा है ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी परमानेंट या फ्लक्चुएटिंग जो है वो हेयरिंग का प्रॉब्लम होता है, या तो वो पकी पकी जो है वो उनका ऐसा प्रॉब्लम होगा दैट एडवर्सली अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स एजुकेशन परफॉर्मेंस। उस बच्चे की एजुकेशन जो है वो अफेक्ट करेगी उसकी हेयरिंग की वजह से। देखें ना, अभी जिस बच्चे को मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अभी आप लोगों में से जिसको मेरी आवाज़ अगर नहीं आती, आप फ़ौरन लिखते हैं कि सर डिस्कनेक्ट हो गई या आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो ज़रा तो 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप सुन ही नहीं सकते। तो जब आप सुन ही नहीं सकते तो फिर क्या है, फिर कैसे काम करेंगे? जिसमें जो क्वालिटी भी है, जितनी भी आपको अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है, जो भी एबिलिटीज़ दी, उसी को यूटिलाइज करके, मैक्सिमम यूज़ करके आप अच्छी आउटपुट ले सकते। इसी तरह से ये स्पेशल बच्चे भी जो है वो, और इनके टीचरों के बारे में मैं ये कहता हूँ कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ना स्पेशल एजुकेशन में, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी अभी आएगा बच्चे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम हर डिसेबिलिटी को आज डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने लिखा है फिजिकल डिसेबिलिटी अक्सा, अभी हम उसको पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। तो उसकी एजुकेशन की परफॉर्मेंस जो वो अफेक्ट होती है, ठीक है, किसकी वजह से? उसकी हेयरिंग की वजह से। अभी आगे देखें, इसके भी आगे मैं आपको हेयरिंग लॉस भी बताऊंगा कितनी तरह के होते हैं। हेयरिंग लॉस या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट इसको बोलते हैं, या तो पार्शली होती है या फिर टोटल इनएबिलिटी होती है, या तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। कुछ लोग जो है वो ऐसा ऐसा करते हैं कि जी, लाइक अगर मैं विजन को ले लूँ, आपको पता है कि हर दूसरा बंदा आजकल ग्लासेस लगाता है। किसी के नियर साइटेड का प्रॉब्लम है, किसी को फार साइटेड का इश्यू है, लेकिन ग्लासेस लगाने से आपकी विजन जो है वो ठीक हो जाती है ना। इसी तरह से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हेयरिंग एड लगाने के बाद उनकी विजन या तो बेहतर हो जाती है, या फिर पहले से बेहतर हो जाती है, या वो बिल्कुल प्रॉपर सही सीखना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आधे मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, अजान हो रही है, अजान के बाद वी विल कनेक्ट अगेन। अभी हम ऑनलाइन, लेकिन अजान हो रही है, सिर्फ आधा मिनट।
अच्छा जी, ये किसी ने लिखा है ये गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्लासिफिकेशन है ये सब। नो नो बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन की सिर्फ शुरू की 2 स्लाइड थी, उसके बाद हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन के बाद हमने मेंटली चैलेंज बच्चों के बारे में पढ़ा, इंटेलेक्चुअली चैलेंज। और इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के बाद अब हम तीसरी बात कर रहे हैं, दैट इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट या हेयरिंग लॉस। ठीक है जी, इंटेलेक्चुअली चैलेंज के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ओके जी, आगे सुने। ये क्या है कि हियरिंग लॉस ये दे में अकर इन वन और बोथ ईयर, एक कान में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जी ये टोटल हियरिंग लॉस भी होता है, ये मिक्स्ड भी होता है। ठीक है, और डिफरेंट जो है वो टेस्ट होते हैं इसके हियरिंग को चेक करने के लिए। इवन के इस्लामाबाद में जो अच्छे जो है वो अच्छे जो है वो इस्लामाबाद में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट जो है मौजूद होते हैं। और वो आप अगर पढ़ा रहे हैं ना हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को, ठीक है, हाँ जी, ये किसी ने पूछा दौलत शाह के चूहे जो होते हैं मेंटली रिटार्डेड। हाँ जी, बिल्कुल वही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो बना दिया जाए। लेकिन बस हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब सी है ना, और उनको अपने मकसद के लिए लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने रायगानी बनाई है, हर बंदे में हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होगी। नाउ इट इज़ अ ड्यूटी ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स सोसाइटी के टू आइडेंटिफाई हिज एबिलिटीज़। ठीक है, और उसको पॉलिश किया जाए। अगर एक बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती है तो उसको मज़ीद अच्छा सिखा के उसको एक अच्छा पेंटर बनाया जा सकता है। पेंटर या उसको आर्टिस्ट या फिर स्केच बनाने वाला जो भी है। अगर किसी की आवाज़ थोड़ी सी अच्छी है, उसको उसको सिखाने के बाद आप अच्छा जो है वो एक नात खां या अच्छा सिंगर बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि बच्चे की एबिलिटी क्या है। अगर वो अच्छे टाइम पे आपको असेस हो जाए ना, तो फिर उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें, उसको पॉलिश करें और उस बच्चे को इनकरेज करें और लेट देम गो। देखें आप बच्चा सक्सेसफुल होगा। ओके, हेयरिंग लॉस को अगर मैं बता रहा, अगर आप हेयरिंग वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस बच्चे का हेयरिंग लॉस कितना है, ताकि बीइंग टीचर जिस तरह मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि अगर एक बच्चा है जिसकी विजन कमज़ोर है, वो लो विजन वाला बच्चा है, उसको कम दिखाई देता है, लेकिन आप बोल्ड और लार्ज प्रिंट के साथ पढ़ा रहे हैं तो उसको आप अपने बोर्ड के पास बिठाएंगे। ठीक है, ताकि एटलीस्ट जो बच्चा देख सकता है उसको ना। सिमिलरली जो बच्चे सुन सकते हैं या कम सुनते हैं, ठीक है, इसमें हेयरिंग वाले होंगे, हेयरिंग एड लगाने के बाद उसको आप अपने करीब बिठाएंगे, ताकि जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है आप उसको कहते हैं ना कि बेटे आप इधर आ जाओ ताकि आप इसको देख के लिख सको। इसी तरह से जो हेयरिंग वाले बच्चे होंगे आप उनको अपने पास बिठाएंगे। ठीक है, अपने पास बिठाने के बाद ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होके आपसे काम सीख सकें। ठीक है, आपकी बात सुन सकें, आपसे पढ़ सकें। ओके, और एक बात ये क्लियर है कि कैटेगरीज भी इनकी वही होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये हमेशा हर डिसेबिलिटी की वही होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अच्छी तरह से इसको याद कर लें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। 0 से 20 dB की जो होती है वो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल हेयरिंग। डीबी मीन्स डीबी इज डेसिबल। क्या? डेसिबल, द यूनिट ऑफ हेयरिंग। इस तरह से आप लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मीटर, ठीक है, मिलीमीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आप लिक्विड को वो मेजर करने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप टेम्परेचर को चेक करने के लिए जो है वो फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप जब चेक करना चाहते हैं कि उसका हेयरिंग लॉस कितनी है, उस बच्चे की हेयरिंग कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड डीबी। इज इट क्लियर मैंने जो बताया? ठीक है, ओके जी, हम आगे चलते हैं। डीबी का मतलब डेसिबल। तो 0 से लेकर 20 dB तक जिसकी हेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल हेयरिंग। ही इज अ नॉर्मल पर्सन। 6/6 विजन होती है, 6/6। तो ओके, टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस ये 3 तरह की होती है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, आउटर और मिडल ईयर, या तो बाहर या अंदर के कान में होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा सेंसरी हेयरिंग लॉस है जो अंदर के कान में होती है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बात याद रखें। अगर किसी के कान में इनर जो है वो ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड इट हैज़ नो ट्रीटमेंट। तीसरी चीज़ है वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। ये जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, और सेंसरी हेयरिंग लॉस जो है वो उसका नहीं होता, वो इनर ईयर में होता है। और मिक्स्ड हेयरिंग लॉस वाले वो होंगे जो बच्चे जिनका दोनों तरह का प्रॉब्लम होगा, मे बी एक में कंडक्टिव हो और दूसरे वाले में सेंसरी हो। सो हर केस आपको जब आप इन बच्चों के साथ काम करेंगे, इनकी क्लासेस को
और इन बच्चों की हिस्ट्री पढ़ेंगे और इनके बारे में पूरी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा कि ये बच्चा है, अदनान है, वकास है, कंदील है, अक्सर मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ, तैयबा है, साहिब साहिरा है, ठीक है, साहिरा है, ठीक है, तो तब आप अच्छा पढ़ा सकेंगे। जब तक मुझे बच्चों की क्वालिटीज़ का नहीं पता होगा या उनके एबिलिटीज़ का या उनके लैक्स का नहीं पता होगा, तब तक मैं उसको अच्छा नहीं पढ़ा सकूँगा, ठीक है। तो बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उसको देख के उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। लेट्स गो है डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस। जैसे हमने उसका पढ़ा है कि मेंटली चैलेंज बच्चों की जो वो टाइप्स हैं, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड, कितने से कितने तक उसका एक लेवल हो। इसी तरह डिग्री हेयरिंग लॉस में डिग्रीज होती हैं जनाब यार, ठीक है जी। माइल्ड, देखिए सीक्वेंस वही है, हर एक में वही बात चल रही है, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर या स्वेयर, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, प्रोफाउंड। तो जो माइल्ड वाले हैं बच्चे, हेयरिंग लॉस वाले, उनकी जो मैंने अभी आपको बताया कि देखें, थोड़ा सा पीछे चले 1 मिनट के लिए, ये देखें, मैंने बोला 0 से लेकर 20 dB तक जिसका हेयरिंग का जो है वो डिग्री आ रही है, वो बिल्कुल सही सुन सकता है, जैसे कि आप लोग सब लोग सुन रहे हैं। मे भी आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसने हेयरिंग एड लगाई हो, अगर कोई है तो लिखें यहाँ पे, लेकिन सिर्फ वही लिखे कि जिसने हेयरिंग एड लगाई हो, फिर उसको अपना हेयरिंग लॉस का भी पता होगा। 0 से 20 तक नॉर्मल वाले की। अब देखें, ये 26-20 के करीब है ना, 26, इसका मतलब ये कि उसकी माइल्ड हेयरिंग लॉस कम है, इतना ज़्यादा हेयरिंग लॉस नहीं है। 26 से 40 तक जितना इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी, बच्चे का हेयरिंग लॉस बढ़ता जाएगा। देख लें, 41 से 55 तक मॉडरेट है, दरमियाना सा है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा, और आगे चलें 56 से 70 तक मॉडरेटली स्वेयर, फिर 71 से 90 तक स्वेयर हेयरिंग लॉस शदीद तरीन, ठीक है, और 91 ग्रेटर देन 91, उससे ज़्यादा जितना भी होगा वो आपको प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होगा, बहुत ज़्यादा, यानी उस बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता होगा। इसको याद करने के लिए आप ऊपर से नीचे आएंगे, देखें, 26 से 40, 40 पे ख़त्म किया, 41 से 55, 55 से ख़त्म किया, 56 से 70, 70 पे ख़त्म किया, और 71 to 90, ठीक है, और 90 के बाद ग्रेटर देन 90, इससे ज़्यादा जितना भी होगा वो लोग प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होंगे। इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस? मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको जो है वो, डू यू वांट कि मैं आपको वीडियो के साथ भी पढ़ाऊं, कि क्या आपको मे बी कुछ फेशियल एक्सप्रेशन के साथ या जेस्चर्स के साथ हम अच्छा समझा सकें? कितने बच्चे चाहते हैं कि आप वीडियो भी देखना चाहते हैं? यू कैन सी बट आई कैन नॉट सी यू, यू कैन हेयर मी बट आई कैन नॉट हेयर यू। आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियो भी, वीडियो भी, वीडियो भी, वीडियो भी, ओके ओके, वीडियो भी ऑन कर लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सब ने यस बोल दिया तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। आई विल कम थ्रू वीडियो कॉल वेरी सून, इंशाल्लाह, मे बी टुमारो, आज भी हो सकता है, इसमें ऑप्शन मौजूद है, लीव वीडियो, शेयर वेब कैम, करेंगे आपके साथ वीडियो, ठीक है, यस इट इज़ पॉसिबल। अच्छा जी, आगे देखें, डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस हम मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा कुछ और भी हेयरिंग लॉस की टाइप्स हैं। डेफनेस है, ठीक है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया डिफरेंट कलर के साथ। देखते हैं कि अगर तो ये ऑफर
अब आई आवाज? क्या आ गई आवाज आप सब लोगों को? ओके, ठीक है। मेरा ख्याल है आप ऑडियो चलें, देखेंगे कल मैंने जैसे वीडियो ऑन की कोई मसला होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब डिस्कनेक्ट ही हुआ, पता नहीं आवाज़ चलेगी, फिर मैंने उसको बंद किया तब आपको आवाज़ आ रही। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं ज़रा और तेज़ी से चलूँगा, इसलिए अब आप लोग जो टेक्स्ट करना बंद कर दें, सिर्फ सुने। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो है वो जिनकी फंक्शनल जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, उनकी हेयरिंग का फंक्शन जो है वो, ठीक है, दे आर कॉल्ड द डेफ। ओके, द हार्ड ऑफ हेयरिंग जो है वो डिफेक्ट है कोई आपका ऐसा जो है वो इज फंक्शनल विद और विदाउट एड। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब कि अगर जो है वो ऐसे बच्चे इन होम द सेंस ऑफ हेयरिंग ऑल्दो डिफेक्टिव है तो सही, लेकिन एड लगाने के बाद वो सुन सकते हैं, दे हार्ड ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग एड लगाई आपने तो यू कैन हियर, इसका मतलब ये है कि यू आर हार्ड ऑफ हेयरिंग। डेफ जो है वो जिनकी जो है वो फंक्शनल जो है वो ऑर्डिनरी पर्पज के लिए लाइफ में वो उनकी हेयरिंग नहीं है, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट का माइल्ड टू प्रोफाउंड जो हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, वो हैं जो कि माइल्ड से लेके मॉडरेट तक, माइल्ड से लेके प्रोफाउंड तक जो है वो, ये सवेरे प्रोफाउंड तक है, तो वो सारे बच्चे जो वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होंगे। हम और आगे चलते हैं जी। क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर किसी का हेयरिंग लॉस है तो क्या होगा? उस बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, क्योंकि वो बाकी बच्चों में मिक्स अप नहीं हो सकेगा, सोशलाइज नहीं हो सकेगा, ठीक है। अभी मैं पीछे नहीं जाऊंगा जी आज, क्योंकि मैंने आज ये टॉपिक खत्म कर देना है, हमारे पास टोटल 45 मिनट्स हो रहे हैं, ठीक है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, खुद को कम समझेगा, एग्रेसिवनेस होगा, गुस्सा करेगा, अवॉइड खुद को फील करेगा, लोग उसको अवॉइड करेंगे, इनसिक्योरिटी, शाइनेस पूछने में। देखें आप 10 बच्चों को बिठा दें, बीच में एक हेयरिंग वाले को बिठाएं, वो खुद को बड़ा मिसफिट फील करेगा, ता वक्त के बाकी सारे उस बच्चे को जो है वो अपने साथ जो सोशलाइज ना करें, ठीक है। आवाज़ ही ज़्यादा क्लियर है जनाब, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप हम जो है वो चौथी टैप पे पहुंच चुके हैं जनाब। लॉस ऑफ फेलियर टू डेवलप ए स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन। ऐसा फंक्शन मैंने कहा है यहाँ से वहां तक जाके मैंने एक ग्लास उठाना है, वो बच्चा नहीं उठा सकता, ठीक है, किसी भी वजह से हो, ठीक है, वेदर ऑफ मूवमेंट, सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन और स्पीच, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड करेंगे मेंटली इम्पेयर्ड बच्चों को। मेंटली चैलेंज के अलावा बाकी बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मेंटली चैलेंज मल्टी डिसेबल भी तो हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा बॉडीली फंक्शन आपका जो है वो अफेक्ट कर रहा है जिसमें जो है वो वेदर ऑफ मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ चीज़ को उठाना, सेंसेशन का मतलब यहाँ पे सेंसेस को इस्तेमाल करना है। कोऑर्डिनेशन जो है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे हम कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे ये पेंसिल मुझे तो बच्चा सीधा उसकी आइज पहले जाएंगी उस पेंसिल की तरफ, उसको ऑब्जर्व करेगा, हाँ यार ये पेंसिल है, फिर वो आपको उठा के आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और स्पीच, और ये बच्चे जो होते हैं फिजिकल हैंडीकैप बच्चे जो इनमें सीपी वाले बच्चे, कल भी किसी ने पूछा था सीपी वाले इसमें आते हैं, अभी हम थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे एक स्लाइड के साथ, ठीक है, कि स्पीच का प्रॉब्लम ये हो सकता है इन बच्चों के साथ। तो जब उनकी बॉडीली फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगी या वैसे काम नहीं करेंगे तो दे आर कॉल्ड फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। ओके, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, अब मैं इसके टाइप्स आपको बता रहा हूँ जी फिजिकल हैंडीकैप बच्चों में। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर उनके स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, बोन्स में, जॉइंट्स में, लिम्स में या किसी मसल्स में ऐसा प्रॉब्लम है तो दे आर कॉल्ड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। मतलब एक टांग नहीं है किसी की, एक बाजू नहीं है, कोई वॉकर लेके चलता है, कोई क्रचेस के साथ चलता है, किसी की आर्टिफिशियल लिम्स लगी हुई है, किसी को मसनूई हाथ, मसनूई पाँव लगा, मसनूई टांग लगी है, जो भी प्रॉब्लम है। और उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, न्यूरो इम्पेयरमेंट, इट इन्वॉल्व द न्यूरल सिस्टम, आपकी जो दिमाग का जो एबिलिटी है, अफेक्टिंग द एबिलिटी टू मूव। देखिए न्यूरो सिस्टम जो है वो दिमाग से हमें सारे मैसेजेस जाते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है, आपने जो वो सुना, आपके माइंड को मैसेज किया, उसने उसको रिसीव किया, रिसीवर है, रिसीव किया, उसको अंडरस्टैंड किया और फौरन आपने रिस्पॉन्स किया, इतनी क्विक जो सारा जो है वो आप जो वो रिस्पॉन्स करते हैं। एबिलिटी टू मूव, ठीक है, न्यूरो डिस्टर्बेंस क्या होती है कि जी उनकी एबिलिटी टू मूव जो वो डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट होता है, ठीक है, यूज फीट और कंट्रोल द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब उनको मैसेज जो है वो
पोली चाइल्ड, ठीक है, ये बिल्कुल पोलियो वाले जो है वो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो जब उनकी जो है वो अफेक्ट होंगी ये एबिलिटीज मूवमेंट की, अपने यूज ऑफ फीट हैंड कंट्रोल नहीं होगा उनको अपने जो है वो बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो दे आर कॉल्ड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 16। कोई इशू है? देखें, ये है जनाब, अगर आपसे फिजिकल हैंडीकैप के बारे में पूछा जाए तो आप ये टाइप जरूर लिखिएगा और इसको बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से आप इसको जो है वो सुन लें और समझ लें। क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड कहते हैं चार को, बोथ हैंड्स एंड लेग्स आर अफेक्टेड। उस बच्चे की दोनों हाथ और पाँव का इश्यू होगा, कोई नुक्स होगा उस बच्चे का, मूव नहीं कर सकेगा, प्रॉपर काम नहीं कर सकते, जो भी व्हाटएवर। पैराप्लेजिया जो है वो सिर्फ टांगों की अगर उसकी मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही है तो उसको पैराप्लेजिया बोलते हैं। हेमीप्लेजिया जो है वो वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी एक साइड पे, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, उसके दोनों हाथ या दोनों पाँव अफेक्ट करेंगे। डाइप्लेजिया, उसमें सिर्फ जो है वो लेग्स जो है वो उस बच्चे की जो है वो अफेक्ट करेंगी, आर्म से ज़्यादा। देखिए, पैराप्लेजिया भी टांगों के लिए और डाइप्लेजिया भी उसकी टांगें अफेक्ट करेंगी। मोनो कहते हैं एक को, मोनोप्लेजिया का मतलब ये कि उसकी एक चीज़, या उसका एक हाथ या एक पाँव, राइट है या लेफ्ट है वट। ट्राई कहते हैं तीन को, ट्राईप्लेजिया का मतलब होता है थ्री पार्ट्स आर अफेक्टेड, दो दो पाँव दो टांग या एक हाथ, या फिर दो हाथ और एक टांग एक पाँव, जो भी है। सो डबल प्लेजिया, डबल का मतलब ही डबल है, दो है, या फिर बोथ आर्म्स उसकी इफेक्टेड होंगी, लेग्स से ज़्यादा। देखें यहाँ पे जो है वो, ये जो डाइप्लेजिया है ना, ये लेग्स आर मोर अफेक्टेड देन आर्म्स, बाजुओं से ज़्यादा टांगे अफेक्ट होंगी। और इसको उल्टा कर दें, डबल प्लेजिया बन जाएगा, आर्म्स आर मोर अफेक्टेड देन लेग्स। इज इट क्लियर? मैंने जो है वो आपको ये जो एक दो तीन चार पाँच छः सात जो टाइप्स आपको पढ़ाई हैं, आपको समझ आई हैं? प्लीज़ क्लियर, इज इट क्लियर? तो ये जो हमने पढ़ी है अभी सारी की सारी, जो क्वाड्रीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, डाइप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, आप इस तरह याद रखें कि क्वाड 4 होता है जो है वो, मोनो 1 होता है, ट्राई 3 होता है, ठीक है, और डबल तो डबल ही होता है। ट्राईप्लेजिया का मतलब होता है तीन होता है, ट्राइंगल नहीं होती है जैसे थ्री साइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इनकी, क्या क्वालिटी होती है, ये आ गया जी आपका सीपी, किसी ने पूछा था। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो ये बच्चे, इट इज लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन ड्यू टू लेजियन टू ब्रेन। जब ब्रेन आपका सही तरह से काम नहीं करेगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग रन होती है, आसानी से जो है वो सीपी बच्चों को जो है ट्रीटमेंट नहीं होता, उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था उर्दू में जो है वो, इसको हम कहते हैं दिमाग का फालज। जब दिमाग का फालज होगा उस बच्चे का, तो उसको जो है वो न्यूरो सिस्टम उसका डिस्टर्ब होगा, जब उसको मैसेज नहीं सही जाएगा तो वो बहुत तरह से जो है वो, ये बाय बर्थ होती है। किसी ने कहा कि बाय बर्थ जी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है, आफ्टर बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती है, बहुत सी रीजन होती है। अभी हम रीजन भी पढ़ेंगे, हम अभी रीजन पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। ओके जी, इंटेलेक्चुअली वीकनेस हो सकते हैं, ठीक है। लेजियन टू ब्रेन, लेजियन का मतलब जो होता है कि कोई चोट लग जाना, कोई जख्म लग जाना, ठीक है। अगर ब्रेन में जो है वो कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग बर्थ या बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ बच्चे के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन थी, मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड आर्म्स, उस बच्चे की टांगों और बाजू की हरकत मुतासर होगी। कंट्रोल ओवर स्पीच, स्पीच का इशू होता है सीपी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम होता है, वो उस तरह से बोल नहीं सकते, ठीक है, और उस तरह से जो आपकी बात को, अपनी बात को समझा नहीं फिर पाते ना। इंटेलेक्चुअली वीकनेस होगी, आईक्यू लेवल इनका कमज़ोर होगा, पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, बहुत स्लो होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऊपर के लेवल तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। अब हम पहुंचे जनाबी अली आपकी, हमने सबसे पहले पढ़ा गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया मेंटली चैलेंज के बारे में, फिर हमने हेयरिंग लॉस की बात की है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की।
अभी मैं आ गया चौथे वाले पे, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को आप विजुअली इम्पेयर्ड भी कहते हैं। ऐसे मैं आपको जो है वो ना वो वीडियो के साथ भी ज़्यादा अच्छा समझा देता, लेकिन चलो अब एक चीज़ नहीं काम कर रही तो क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, आप ये देखें विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में ज़रा जल्दी जल्दी से समझ लें। अगर किसी की विजुअल एक्विटी, यानी कि विजुअल एक्विटी का मतलब ये होता है जो आपकी बाकी मानदा बसारत है, ठीक है। इक्विटी का मतलब भी ये होता है कि उसकी जो ना लेवल उसका जो है वो, ठीक है, जो उसकी जो शिद्दत होती है ना। अगर किसी की विजुअल एक्विटी 20/200 है, ठीक है, 20/200, 20/200 का मतलब ये है कि अगर एक बंदा 200 फीट से मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि वो सामने मस्जिद है, वो सामने स्कूल है, वो सामने हॉस्पिटल है 200 फीट से, लेकिन एक बंदे को, ये एक बच्चे को दो 20 फीट तक भी ले जाएं उसके करीब, उतनी दूर, तब भी उसको वो विजन जो है वो जो है वो सीन, उसका इमेज जब वो क्लियर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ही इज लीगली ब्लाइंड। लीगली ब्लाइंड या इज सेड टू बी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? याद रखें, वी एच या विजुअली हैंडीकैप जब भी आप लिखेंगे इज इक्वल टू, आप जरूर लिखेंगे 20/200। यस। और जब मैं बात करूंगा एलवी की, एलवी का मतलब होता है लो विजन, ठीक है, लो विजन है हमारी अगली स्लाइड। लो विजन का मतलब 20/70। अगर किसी मुझे कोई चीज 70 फीट से दिख रही है, ठीक है, लो विजन होता है 20/7070। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं जनाब। 20/200 10% ही बनता है, यानी कि मुझे जो 100% इसकी नज़र है और किसी की जो है वो 10% है या उससे भी कम है, तो वो ब्लाइंड है। बात समझ आ गई? और 20/70 जो होता है तकरीबन 29% बनता है। अगर मुझे 100 फुट तक नज़र आ रहा है और उसको 29-30 फुट के करीब नज़र आ रहा है ना, तो समझ लें कि वो लो विजन वाला बच्चा है। VH मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, विजुअली हैंडीकैप, विजुअली इम्पेयर्ड। अच्छा, विजुअली इम्पेयर्ड भी बोलते हैं, विजुअली हैंडीकैप भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये वही बात है कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपको इम्पेयरमेंट में और हैंडीकैप में फ़र्क समझ आना चाहिए। ये सबसे पहले दिन हमारी यही बात है। इम्पेयरमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके साथ कोई ऐसा आपके बॉडी पार्ट्स में, लिम्स में, ठीक है जी, या न्यूरो कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। और हैंडीकैप हमने पता कि इम्पेयरमेंट की वजह से डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट की वजह से हैंडीकैप जो बंदा होता है, अगर किसी में इम्पेयरमेंट होगी तो अंडरस्टूड है वो हैंडीकैप है ही है, ठीक है जी। और अगर कोई ग्लासेस लगा, लेकिन ये जो लो विजन वाले बच्चे होते हैं, ये याद रखें कि कन्वेंशनल ग्लासेस के साथ या कोई ऐसा असिस्टिव डिवाइसेस के साथ, ठीक है, या उस बच्चे को जो है वो कोई ऐसी आप एड देने के बाद कि उसकी विजन को आप बेहतर बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ हो सकता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। ये लोग अपनी स्टडीज, ये देखें ग्लास बना हुआ है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, इसीलिए ये फोटो लगाई गई है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर्सन विद लो विजन मे नॉट रिकॉग्नाइज इमेजेस, उसको दूर से नजर तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंतहाई करीब से जो है वो डिफरेंशिएट कलर, ये कलर्स को डिफरेंशिएट ना कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ कर भी लेते हैं, वैसे ऐसी बात है। लेकिन बात वही है कि हर डिसेबिलिटी का बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आपको किसी में कोई क्वालिटी नजर, आप कहेंगे यार ये कैसा ब्लाइंड है, ये तो कमाल है, तो देख भी सकता है, लेकिन बात वही है। अब मैं आपको, वैसे मैं कोई ना कोई ऐसी बात बताता हूँ कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। आई एम लो विजन, ठीक है, तो जो लो विजन वाले हैं कि ये जो लिखा है, ये क्या नाम है आपका, सायरा है, यहाँ पे सरा लिखा आ रहा है, चलो जो भी है। तो लो विजन वाले डिफरेंट जो है वो एड जो यूज़ करते हैं, जिससे मे बी आपको जो है फोटोफोबिया है, ठीक है, अभी हम फोटोफोबिया के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सरा ही है, सरासर तो नहीं है ना, आपने सरासर भी लिख दिया है, ये तो सरासर ही हो गया, तो सरासर ज्यादती है। ओके, मायोपिया को भी एक्सप्लेन कर दें, अभी ये सारी चीज़ें आ रही हैं बच्चे। मैंने कहा कि मेरी कोशिश ये होगी, कलर ब्लाइंड भी होते हैं। कलर ब्लाइंड तो देखें उसको हम VH नहीं कहेंगे, नो, मैं नहीं कहूँगा।
अगर आपको कलर की पहचान, बहुत से लोग गलत कलर बोलते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस एक फॉल्ट है, बस एक छोटी सी आप में लैक्स है। कई लोग जो है वो ब्लू को पिंक कह देते हैं, पिंक को ग्रीन कह देते हैं, गलती से भी कह देते हैं। ब्लू में भी तो अब इतने ज्यादा कलर है ना, नेवी ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है। ये जितनी यहाँ पे इस टाइम फीमेल है, खवातीन को कलर से ज्यादा किसको पता होता है? बंदे कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, मेरा ख्याल ये है। खवातीन नहीं होती, उनको तो 10 साल के बाद भी मिलेगा ना कोई, तो उसको कहेंगे कि ये तो फलानी की शादी पे इसने सूट पहना था, उनको ये भी याद होता है। कमाल है, वही सूट दोबारा पहन के आ गई हो, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि जी विजुअल इम्पेयरमेंट जो है वो, ये जो बच्चे होते हैं इसमें जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स, इसकी कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से। अब हम कॉजेज को भी साथ साथ डिस्कस करें जी, ध्यान से सुनिएगा कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स यानी कि एक फैमिली ऐसी है जिसमें बच्चे जो है वो ब्लाइंड थे, तो आगे जाके उनकी दूसरी फैमिली में भी आगे से उनके जो बच्चों की बर्थ होगी उसमें डेफिनेटली 70% चांस होता है, याद रखें 70 से ज़्यादा ही चांस होता है। अगर कहीं पे कोई बच्चे डिसेबल हैं, ठीक है, तो वेयर इज द परसेंटेज 70%, कि आगे उसका चांस होगा कि उस फैमिली में, इसीलिए कहते हैं कि ऑलरेडी जो वो फैमिलीज में जो होते हैं ऐसे बच्चे स्पेशल, तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मोहब्बत बंदी होती है, लोग तो कहते हैं, जब लोग ये कहते हैं मैं तो यही लैसा, जब मैंने तो इसी से शादी करनी है, तो फिर उसको तैयार रहें, बी रेडी। लेकिन एनी हाउ, हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों जो है वो स्पेशल होते हैं, लेकिन उनके बच्चे माशाल्लाह से दे आर क्वाइट नॉर्मल। अच्छा जी, केयरलेसनेस अडॉप्टेड बाय द प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि माँ की डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका ख्याल रखें, माल न्यूट्रिशन ना हो। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जी खुराक की कमी जो होती है, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रग। हाँ, अभी इलीट क्लास में ऐसी बहुत सी खवातीन होती है जो ड्रग्स लेती हैं, जो एवरेज जो मिडिल क्लास की या उससे जो वो नीचे लेवल के जितने भी वो हमारे यहाँ जो सोसाइटी में लोग हैं, वो तो जो है वो सारा ही वो बस प्रोसेस भी पूरा कर लेते, बड़ी बात है। ओके जी, फिर उसके बाद जो क्रोनिक डिजीज हो, कि क्या शुरू से ही ऐसा है, अफेक्टेड बाय सीरियस एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, अब नॉर्मल स्ट्रेसफुल साइकेट्री स्टेट्स, अगर उसकी फैमिली में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ऐसी फैमिली में आप लोग रहते हैं जहाँ पे केयर नहीं की जाती, बात बात में ये लड़की बहुत ज़्यादा काम करती है, तो बहुत सी ऐसी रीज़न जो है वो हो सकती है कि जिसकी वजह से इफेक्ट होगा और बच्चे के स्पेशल होने का चांस होता है, बढ़ जाता है। अनहेल्दी लिविंग एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल, इसलिए अच्छा माहौल देना चाहिए, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखानी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल अब मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब सी है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंसिडेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, प्री मेच्योर डिलीवरी जो होती है, टाइम से पहले जब वो अगर ऐसा हुआ तो उस बच्चे में डिसेबिलिटी का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेट किया, क्योंकि आजकल मेरा ख्याल ये कि मोर देन 80% तो ना चाहते भी वो लोग ऑपरेट कर देते हैं। एक अजीब सा बिजनेस हमारे यहाँ इधर आया हुआ है, स्टारवेशन जो है, गुर्बत जो है वो, माल न्यूट्रिशन जो है वो, अगर अच्छी वहाँ पे डाइट नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, ठीक है, और हाइजीनिक जो है वो अनकॉन्जेनियल जो है वो, अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो फेस्ड बाय द चाइल्ड इन द, अगर अर्ली एज में भी बच्चे को जो है वो देखें, अगर बच्चे की जो है बर्थ के बाद भी जो है वो आपको अच्छी जो है वो याद रखना पड़ेगा, उसकी जो केयर करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी डाइट को प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा, और माँ का जो है वो इस सारे पीरियड के दौरान अच्छा जो है ख्याल रखना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और वैसे जब भी आपसे वैसे पूछा जाए ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्री नेटल, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो आप हमेशा इस तरह से अटेम्प्ट करें। प्री नेटल 1, 2 नंबर, पेरीनेटल, स्पेलिंग आगे पीछे शायद हो सकते हैं। पेरीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग जो है वो
प्रीनेटल से पहले, पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ, और पोस्टनेटल की पैदाइश के बाद। तो आप ये 3 हेडिंग्स बना के उन डिजीज को जी आप एलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, पहले, ड्यूरिंग और बाद में। ठीक है, प्रीनेटल, ये देखिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। प्रीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, बच्चे की पैदाइश से पहले, ठीक है, उस सारे पीरियड के दौरान। नंबर 2 जो है वो पेरीनेटल जो है वो, ठीक है, जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई ऐसा, जैसे अभी हमने ये बात की है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं डॉक्टर्स की वजह से, या पेरेंट्स का, या पेशेंट का जो है वो बीपी हाई हो गया, लो हो गया, अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे के बचने का चांस नहीं था, बच्चे बच गया, लेकिन कोई ऐसा जो है वो इफेक्ट हो गया। हम कहते हैं कि जी बच्चे के अंदर जो पानी का जो है वो होता है वो लीकेज हो गया है, ठीक है, तो सो मैनी जो है वो कॉम्प्लिकेशन कैन बी देयर। ठीक है, ब्लड रिलेशन से होता है, बिल्कुल होता है जी। अच्छा जी, मैं इसकी काजेज बता रहा हूँ। इल इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, सारी चीज़ें, डिजीज ऑफ द आई, अगर आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह। अब मैं बात करूँ विजुअल इम्पेयर्ड की काजेज की, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन, ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि जी उसके विटामिन की जो है उसको डाइट अच्छी नहीं है, तो उसको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट का, ये लो विजन का। ये वाले इफेक्ट्स और फैटल डिजीज, कैंसर, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, स्किन डिजीज, किसी को माँ को अगर कोई ऐसा ट्यूमर था, स्किन डिजीज, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये शुरू में बच्चे को जो कैटरैक्ट भी आगे आ रहा है जनाब। ठीक है, इम प्रॉपर पोस्चर अडॉप्टेड एट द वर्क प्लेस। हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो है वो क्रॉस टाई भी आएगा जी। ठीक है, अगर आपको जो है वो कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली, इसलिए लगातार कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। पार्शली सर्टिड आगे आ रहा है। मैंने कहा आपके जितने सवाल हैं वो इस आज की प्रेजेंटेशन में खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। इंजरी कॉज टू द आई, कोई ऐसी इंजरी होगी, आंख में कुछ चीज़ चली गई जिसकी वजह से आपकी आंख का मुतासर हो सकती है। डैमेज ऑफ द आई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल एंड परसेप्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है, और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ द पॉइजनिंग, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, अगर कोई ऐसी जो ड्रग एडिक्शन है, ठीक है, या कोई आंख में दवाई गलत डाल दी है। द बैड इफेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोटर बाइक वाले चलाते हैं, मोटरसाइकिल, हेलमेट नहीं पहनते, ठीक है जी, कुछ चीज़ आंख में चली गई है अक्सर, ठीक है, डस्ट चल रही है, हमारे यहाँ डस्ट तो बहुत है ना, पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ठीक है, रीडिंग राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर उनका जो पोस्चर है, लाइट वॉचिंग, इसीलिए जब आप बैठते हैं ध्यान ये रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो कि मध्यम लाइट में आप लगातार रीडिंग करें। टीवी जो है वो और कंप्यूटर को जो है वो एक्सेसिव यूज़ उसका, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो इसकी वजह से आई साइट पे अफेक्ट हो सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर, अभी किसी ने कहा था इसकी 3 टाइप्स होती है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि आपको जो है वो नज़दीक की तो ठीक है, लेकिन आपको जो डिफ़िकल्टी इन सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये मायोपिया, हाइपरोपिया, ये सारी चीज़ें जो आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो है वो, कि आप जो है वो छोटे से एक ऑपरेट के साथ इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया जा सकता है। मायोपिया का मतलब ये डिफ़िकल्टी इन सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वाले आपको जो है वो, इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। नज़दीक की तो ठीक है, दूर की दूर है, लोग डबल डबल ग्लासेस बनवाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जनाब अली हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें आपके नियर की तो ठीक, ठीक है जी, डिफिकल्टी इन सीइंग क्लोज ऑब्जेक्ट, दूर की ठीक होगी लेकिन नज़दीक की आपकी जो है वो अफेक्ट करेगी। मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ, मैं टाइम भी साथ साथ देख रहा हूँ, इसलिए बीइंग टीचर आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, जब भी आप लेक्चर डिलीवर करें, ठीक है, टाइम भी देखें और अपनी प्रेजेंटेशन भी देखें। मुझे पता है ये कितनी होगी और कितनी रहती है, इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ। हाइपरोपिया का मतलब समझ आ गया आपको, और मायोपिया पे एक नियर साइटेडनेस, एक फार साइटेडनेस। नियर वाली में दूर का इश्यू होगा, फार वाली में नज़दीक का इश्यू होगा, उल्टा है एक दूसरे का। ओके, अभी किसी ने कहा था यहाँ पे कैटरैक्ट बोला था, ठीक है जी, इसमें कॉमन सिम्टम जो होता है ब्लरी विजन होता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस जो कैटरैक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है जी। क्लाउडनेस होता है आपकी जो लेंस में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको विजन जो है वो होगा, ठीक है, और फेडेड कलर आपको नजर आएंगे। ब्लरी विजन जो होता है ना आपको, वो आपको होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं तेज से चल रहा हूँ, जैसे पेपर में टाइम देख के करते हैं। हाँ जी, पेपर में भी टाइम देखा करें, आधा घंटा एक सवाल के लिए रखें,
जितना भी लिख सकते हैं, उसके बाद अगला शुरू कर दें, जगह छोड़ दें। तो आखिरी आधे घंटे में अगर आपने कोई हेडिंग्स बना के छोड़ दी हैं, उसको फिल करें जो जो जगह आपने छोड़ी है। और अगर आप इतने जो वो एफिशिएंट है कि आपने हर आधे घंटे में एक एक सवाल कर लिया, तो आखिरी आधे घंटे में उसमें रिव्यू करें, किसी में कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक करनी है, एडिट करनी है। ये टिप्स है आपके पेपर के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ग्लैकोमा। ग्लैकोमा जो होता है कि एक फ्लूड आ जाता है आपकी आंख में, जिसकी वजह से हेज और ब्लरी विजन होता है, आपको जो है वो सिवियर आई पेन होता है, हेडेक होती है आपको जो है वो, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है। फ्लूड जो है वो नॉर्मली सर्कुलेट विद इन द आई। लेकिन ये जो 3 टाइप्स हमने अभी भी पढ़ी है ग्लैकोमा के बारे में, ठीक है, और आपके जो है वो हमने पढ़ा ये कैटराक्ट से है, और उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जी कि ये मायोपिया, हाइपरोपिया, ये जो 3-4 चीज़ें हैं, आजकल इन सारी चीज़ों का बआसानी ट्रीटमेंट जो है वो होता है और हो सकता है। लेकिन ये जो आगे एक चीज़ आ रही है आरपी, जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, ठीक है जी। आरपी का मतलब ये कि डिक्रीज विजन एट द नाइट और इन लो लो लाइट, कम रोशनी होगी, नाइट विजन का प्रॉब्लम होगा, उस बच्चे को जो वो देखने में इश्यू होगा। ये जो, अच्छा मुझे ये इनकी साइंस की समझ नहीं आती, किसी ने ये 2 डब्बे से बना के भेजे हैं, ठीक है। मुझे नहीं इसकी समझ है, इसका क्या मतलब, खुद ही बताएं। ठीक है, लॉस ऑफ साइड, ठीक है, पेरिफेरल विजन, साइडों की विजन का प्रॉब्लम होगा, बच्चा सीधा तो सही देख सकता है, लेकिन उसको इधर उधर का इश्यू होता है। लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, ठीक है जी, यानी कि उसको साइड विजन ठीक होगी है। इमेज है सर, इस इमेज का मतलब बताओ ना, मुझे नहीं समझ, ये 2 डब्बे आपने बनाए हैं, व्हाट इज दिस बॉक्स, इमोजी, ये जी साइन, इतनी ज़्यादा चैटिंग की हमें समझ नहीं है, बस ठीक है। ओके हो गया, अच्छा इसका मतलब ओके होता है, तो ओके लिख देना था, थम्स अप। ओके, आपको पता है थम्स अप एक बोतल भी होती है। वैसे जब हमारी क्लास होती थी ना, एंड व्हेन आई वाज कोऑर्डिनेटर, आई हैव डील और आई हैव डन सो मेनी वर्कशॉप्स फॉर लास्ट 4 ईयर, तो फिर हम एक ज़बरदस्त किस्म की आखिरी दिन जो है वो एक एंटरटेनमेंट भी करते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कुछ परफॉर्म कर सकता है, आप टेबलो कर सकते हैं, खाका ड्रामा, नात, हम तराना गाना, पोइट्री, जो भी आप कर सकते हैं, हम आखिरी आधा घंटा घंटे में ये करते होते थे। फिर कुछ लाइट सी गेट टुगेदर भी हो सकती थी, हो जाती थी। तो बहरहाल एनी हाउ, वी कैन नॉट, थम्स अप नहीं आती तो कोका कोला पी लें, ठीक है। अच्छा जी, आप आगे चलते हैं। एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, एल्बिनो बच्चे भी इसको बोलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं, ये पहले शक्ल देख लें ये एल्बिनो वालों की, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, सारा उनकी कलर वाइट होता है, उनकी बॉडी जो है वो, ठीक है, जी। एल्बिनिज्म जो होता है वो, एल्बिनो बच्चे जो होते हैं, आप ये देखें, इसकी सारा बॉडी वाइट होगी, या कहीं कहीं पे वाइट पैचेस होंगे, ठीक है। और ये बच्चे जो होते हैं, इनके पूरे जो कलर्स, इनके हेयर जो वाइट होते हैं, इनको फोटोफोबिया होते हैं, इन बच्चों को लाइट सेंसिटिव होते हैं, ये बच्चे जो है वो ज़्यादा देर जो तेज़ रोशनी में नहीं बैठ सकते। रैपिड आई मूवमेंट्स, इनकी लगातार अपनी आंखों को जो मूव करते रहते हैं, ठीक है जी। और लाइटर देन नॉर्मल स्किन एंड हेयर, इनकी स्किन जो है वो वाइट होती है, लाइट होती है, और जगह जगह पे किसी किसी जगह एब्सेंस ऑफ कलर्स इन हेयर, कलर लेस होते हैं, उनके बाल सारे वाइट वाइट होते हैं, ठीक है जी। और ये इनकी खास निशानी है। रैपिड आई मूवमेंट, लगातार आंखों को यूं 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 जो है वो हरकत करते रहते हैं, ये थे एल्बिनिज्म। उसके बाद जो कॉमन टाइप्स ऑफ लो विजन या लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, अभी हमने बात की थी। पेरिफेरल विजन जो है वो, सेंट्रल विजन, पेरिफेरल विजन का मतलब कि अगर आप टिपिफाइड हैं, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एनी टू वन साइड और बोथ, यानी कि आपको साइड का नहीं पता चल रहा, या दोनों साइडों को नहीं पता चल रहा। सेंट्रल विजन का तो मतलब ये ना कि जो उसकी साइड विजन तो ठीक होगी, लेकिन रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। साइड विजन रिमेन्स होती है, लेकिन जो है वो सेंट्रल विजन उसकी लॉस होती है, ठीक है। इसको डिफिकल्टी होती है रीडिंग, रिकग्नाइज द फेसेस, उसको समझ नहीं आती ये कौन है, अच्छा ये मुझे लगता है कि नदी में ये कैसर है, जो भी है, वट एवर इट इज। ब्लर्ड विजन जो है, इसके नाम से पता चला, ब्लरी विजन, आपको जो है वो, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लरी होंगे, धुंधला धुंधला नजर आएगा, ठीक है। फिर उसको, लेकिन ये जो ब्लरी विजन है, इसका आजकल जो ट्रीटमेंट जो है वो होता है, आजकल तो ऑपरेट करने के बाद आधे घंटे के बाद घर भेज देते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ब्लरी विजन जो है वो, उसको जो है आपकी ग्लासेस के साथ या लेंसेज के साथ, या कन्वेंशनल स्पेक्टेकल्स का मतलब ही है कि जो आम जो ग्लासेस होती हैं, आप उसको लगा के जो है वो अ, कर सकते हैं, ठीक है।
सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टाइम शॉर्ट है, मैं टाइम को देख के आज चल रहा हूँ। आई हैव ओनली 20 मिनट्स मोर। और मैंने आपके साथ जो है वो एक्सट्रीम लाइट सेंसिटिव, वो बच्चे जो है वो जिनको फोटोफोबिया का इशू होता है, ज़्यादा देर लाइट में नहीं रह सकते, तो हमने देखे कितनी ज़्यादा किस्में आज हम पढ़ रही हैं। ठीक है, जो है वो पेरिफेरल का इन्होंने कहा दिया। आज का लेक्चर मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक सवाल क्या दो सवाल बनते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, एक सवाल तो डेफिनेटली पक्का आज आप समझे कि टाइप्स ऑफ या कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। देखिए, पेरिफेरल का मतलब जो है उर्दू में आप बोले हैं कि आप मुहीत समझते हैं कि उसका अहाता करना। ठीक है, खालिद जो है वो आप कहेंगे ना, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन इज इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश। आप जो है वो बता नहीं सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, पहचान नहीं कर सकते एक साइड से या फिर दोनों साइडों से, ये पेरिफेरल है। हम आगे चलते हैं मजीद जो है वो। अभी मैंने आपको कॉजेज के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस, इसके नाम से पता चल रहा है ऐसे बच्चे होते हैं जो नाइट ब्लाइंडनेस है, जो रात को, दिन को तो उनको काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आता है और ये रोड भी क्रॉस कर लेते हैं बगैर किसी एक की हेल्प के, जा भी सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो नाइट ब्लाइंडनेस होती, रात को वो अकेला नहीं जा सकता था। बेशक दिन को उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, दिन को वो बस वो लोग ये लोग लिखना पढ़ना तो इनके लिए नहीं वो पॉसिबल होता, लेकिन ये वो कम से कम एटलीस्ट इनकी मोबिलिटी इतनी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, मार्केट चले गए, बाजार चले गए, दुकान पे चले गए, चीज़ें से ले आए, तो मतलब विदाउट एनी हेल्प। लेकिन जैसी शाम होती थी, रात होती थी, ठीक है, ये सम टाइम ऐसा होता है कि कभी जो है वो दिन को भी इतने ज़्यादा बादल आ जाते हैं तो हम कहते हैं वो शाम हो गई है। तो जब ऐसा वो मौसम हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस वाले को प्रॉब्लम होगी। और याद रखें, नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट ट्रीटेबल, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा जी, आपको जब भी पूछा जाए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये मैं आपको बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी को बताए ना बताए। आप ये जो अभी मैं टाइप्स जितनी भी लिख रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, आप अगर इनके सिर्फ पॉइंट्स भी लिख लेना तो आप इस सवाल को जो बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने कॉमन काजेज इसलिए लिख दिया कि अगर आपको किसी भी डिसेबिलिटी का पूछा जाए कि मिसाल के तौर मैं कहूँ व्हाट आर द काजेज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, व्हाट आर द काजेज ऑफ intellectually challenged students, and what are the causes of physical handicap, what are the causes of visually impaired students, तो या ऐसी एज अ होल इकट्ठा पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पीडब्ल्यूडीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो अब आप एक एक करके फटाफट से एलेबोरेट करना शुरू कर दें। मैं चलूंगा जरा स्पीड से। कॉमन कॉजेज मैंने लिख दिया, आप इसको बड़े अच्छी तरह से लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट लिख के एक एक पैराग्राफ उसके बारे में अब आपने खुद ही एलेबोरेट करना। हम डिस्कस कॉमन काजिर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, गुर्बत और सफाई सुथराई। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि अच्छी डाइट ना होना, खुराक का अच्छा ना होना। ठीक है, तो हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन है कि नहीं है? ठीक है, अच्छी खुराक नहीं है ना, काफ़ी गुजारा है ना। दिस मेक्स द डिजीजेज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो सकती है इसकी वजह से, पोलियो हो सकती है इसकी वजह से, सिवियर डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मोर कॉमन कॉजेज कैन डिजीज गेट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसी भी जो आई अनहाइजेनिक फूड लिखा हुआ है। ठीक है जी, पॉवर्टी के लिए और उसके अलावा वार। देखें, जब जंग होती है तरह तरह के वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जी फिजिकल हैंडीकैप लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। पूछें क्यों? उसकी एक वजह वार है। वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद फिजिकल हैंडीकैप लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ी। और हमारे मुल्क में आप ये देखें कि जो मैंने उस दिन कहा था अर्थक्वेक जो आया था 2005 में, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप लोगों की तादाद बढ़ी। और उसके अलावा ये जो एरा गुजरा है हमारा जो है वो 2005 से लेकर 2010 तक, इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है वो सुसाइड अटैकर्स आए थे और आए दिन कहीं ना कहीं ब्लास्ट होते थे, लोग इंजर्ड होते थे, बहुत से लोग हैंडीकैप हुए इसकी वजह से। वार, या फिर वार के साथ आप नेचुरल डिजास्टर्स भी लिख लें। जलजला आ गया जनाब, नेचुरल डिजास्टर। ओके ओके जी, जो सोल्जर जो है वो ये ज़्यादा जो इसका जो है वो उनका अफेक्ट होता है
या कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्टिंग होगी, एक्सप्लोजन कॉज पीपल टू बिकम डेफ भी, लेकिन वार के साथ लोग जो है वो डेफ भी हो सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप भी हो सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं, किसी की आंख में, आपको पता है ये पिछले कुछ अरसे में जो है वो 1 साल या 2 साल पहले ये जो कश्मीर में उनकी इंडिया की फौज ने एक बुलेट जो है वो बनाई थी और उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो सीधा आंख को जो फायर करते थे, तो सो मैनी पीपल वर गॉट विजुअली इम्पेयर्ड या फिर लो विजन, एक आंख किसी की ज़ाया हुई या किसी की दूसरी आंख ज़ाया हुई, तो वार की वजह से ये जो है वो आपकी लिम्स के भी डैमेज हो सकते हैं, किसी का एक हाथ ज़ाया होगा, एक टांग ज़ाया होगी, तो डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं इनकी काजेज जो है वो, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, घर तबाह हो गया, किसी की स्कूल तबाह हो गया, किसी के ऊपर दीवार गिर गई, खुदा ना खास्ता। वार्स आल्सो लीड टू इंक्रीज डिसेबिलिटी, पॉवर्टी एंड डिजीज। ओके, इज इट क्लियर? वार के बाद इसमें आप नेचुरल डिजास्टर भी, जो लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, बॉम्ब क्लस्टर के साथ बुलेट्स का काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, उनको डिसेबिलिटी का इशू हो सकता है। देखें ना, जो केमिकल्स में काम करते हैं उनकी विजन जो है वो अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। आपको जो है वो, अगर आप जो लोग माइंस में काम करते हैं, ब्लास्ट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाको, ऐसी जगह पे आप काम करें जहाँ पे अगर किसी का ऐसा काम है ना, तो जहाँ पे हर टाइम शोर होता है, तो उसकी हेयरिंग जो है अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। दे ऑफन इंजर वुमेन हु आर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटीज सच एज फार्मिंग और गैदरिंग वाटर एंड वुड। अगर वो खवातीन जो है वो जो माइंस में काम करती हैं, उनको जो है वो डिसेबिलिटी का इशू हो सकता है। 18 मिनट हो रहे हैं हमारे पास। इलनेस का मतलब ये है कि जी कुछ ये इलनेस ज़रूरी नहीं है खाली खवातीन के लिए हो, लेकिन चूंकि डिसेबिलिटी की जो है वो एक ख़ास जो है वो लिंक जो है वो फीमेल के साथ बनता है कि इलनेस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो अगर खवातीन को, ठीक है, दैट कैन कॉज फिजिकल और लर्निंग प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, विजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इलनेस दैट दैट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट इंक्लूड मीजल जो है वो, ठीक है जी, कॉमन काज डेफनेस जो है वो, न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आजकल तो जो है वो बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि जिसमें हम कहते हैं कि जी बिफोर बर्थ भी जो पता चल जाता है कि बच्चे में कोई ऐसा डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। बट अ वुमेन हु गेट्स एन इम्यूनाइजेशन ऑफ द रूबेला वैक्सीन, हाँ, अब तो जो है वो टाइम बिफोर जो है ऐसे जो है वो इंजेक्शंस आ चुके हैं, वैक्सीनेशन होती है, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी का चांस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा जो है तरक्की कर ली है कि रूबेला जो है समझते हैं ना, अब खसरा जो होता है, अब देखें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अब डिजीज़ हैं कि शुक्र है अब उन वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। पोलियो है लेकिन उस तरह से पोलियो नहीं जैसे पहले होता था। ये रूबेला जो है वो, ठीक है, रूबेला जो है वो खसरा जो पहले होता था अब नहीं होता, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो बिफोर बर्थ जो है वो वैक्सीनेशन के साथ जो वी कैन अवॉइड, वी कैन मिनिमाइज, वी कैन डिक्रीज द डिसेबिलिटी। आपको बहुत समझ आ गई है, अच्छा, चलो दैट्स गुड। मेडिसिन इंजेक्शन, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई या एट द टाइम ऑफ बर्थ भी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, या माँ कोई ऐसी ड्रग लेती थी, या माँ को जो है ऐसे इंजेक्शन लगाया, आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स जो है अवॉइड करते हैं मेडिसिन जो है वो हार्ड मेडिसिन जिसमें ज़्यादा उनकी जो है वो एम जी जो है वो ज़्यादा उसकी पोटेंसी हो, तो अवॉइड करते हैं कि नहीं जी नहीं, हम ये ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है जी, ठीक है। कि डॉक्टर जो है खुद भी अवॉइड करते हैं कि ये मेडिसिन सोच के जो देते हैं कि क्या अब ये मेडिसिन जो है वो देनी चाहिए या नहीं देनी, इसलिए बस मोस्टली पैनाडॉल पैनाडॉल पैनाडॉल। ओके, वैक्सीनेशन जो है वो मेडिसिन, ठीक है जी, दे आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट विद हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटी। अगर कोई किसी का ऑपरेट होना है किसी तरह का भी इसके अलावा, तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं। मिसाल के तौर पे किसी का हेयरिंग का इशू था, ठीक है, तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया कि हम आपको माइनर से जो है वो एक सर्जरी करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो हमें जो है वो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो ठीक है, हम वी आर रेडी फॉर ऑपरेट, लेकिन उन्होंने बताया डॉक्टर के जी शी इज़ प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर ने कहा नो, अब हम जो स्टेज पे आपको जो है वो नहीं जो है वो रिकमेंड करेंगे कि, क्योंकि एनेस्थीसिया में जो है वो अगर माँ को जो है वो
थोड़ी देर के लिए बेशक वो कम टाइम के लिए बेहोश किया जाएगा, तो इट कैन अफेक्ट द चाइल्ड। ठीक है, ईच ईयर दीज अननेसेसरी इंजेक्शन सिकनेस किल और डिसेबल जो वो मिलियंस ऑफ द पर्सन स्पेशली। देखिए हमारे यहाँ जो इस तरह से इतनी केयर नहीं की जाती है हमारे यहाँ। आपको पता है कि ये जो कूड़े और कचरे में से जो लोग चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ आइटम्स को ऑब्जेक्ट्स को निकाल के लेके जाते हैं, तो दिस कैन कॉज। अगर आपको पता फिर रिसाइकलिंग होती है। एक ऐसा इंजेक्शन जो वो ले तो गया अपने कूड़े को सेल करने के लिए, अपनी झाड़ी लगाने के लिए, और उसने जो है वो अफेक्ट किया उस पूरी उस एक पेशेंट को, और उस पेशेंट की वजह से आगे आप देखें कि अफेक्ट हुआ किसको, उस बच्चे को, और वो बच्चा जो है वो डिसेबल हो गया। इज देयर वॉइस, कैन यू हियर मी? किसी ने लिखा नो वॉइस। सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई एक नहीं सुन सकता जी, कोई एक नहीं सुन सकता। आपको कोई इशू हुआ है, नेट का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा। आगे चलते हैं जी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन काजेज के नाम से। नीडल और सिरिंज, एक की सिरिंज दूसरे को नहीं लगानी चाहिए। क्या पता उस बंदे को क्या जो है वो लेकिन क्या पता फार फ्लंग एरियाज में या ऐसे क्लिनिक्स में या डॉक्टर ने आपको जो है वो अपनी बचत के लिए एक ऐसी इंजेक्शन इसीलिए अपने सामने उसको पैक खुलवाएं। लेकिन पैक पे भी मैं यकीन नहीं करता जनाब। ये बात देखें, हमारे यहाँ तो ऐसी रिसाइकलिंग होती है कि नो बॉडी कैन इमेजिन। ठीक है, तो इसलिए बस सुपुर्द खुदा ही है। अपनी तरफ से हतल इम्कान कोशिश करें। जैसे कोरोना भी है, इससे भी बचना अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हमें क्या पता जहाँ पे हमने हाथ लगाया वो क्या चीज़ थी, और इस जगह पे पहले किस किसने हाथ लगाया, कहाँ कहाँ से कैसा बचा जा सकता है। ठीक है, द उसके बाद क्या है कि जनाब अली सम मेडिसिन और या ड्रग्स जो है वही बात है कि मेजर काज ऑफ द ब्रेन डैमेज अल्कोहल या टोबैको और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट कैन कॉज डैमेज डेवलपिंग बेबी। बहुत सी खवातीन भी जो है वो जो इलीट क्लास की जो वो दे यूज टोबैको, दे आर फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, दे आर यूज टू स्मोकिंग। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। डेंजरस वर्क कंडीशन, डेंजरस वर्क कंडीशन, कुछ लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं। ठीक है, ये देखें बिजली की तारें आपको नज़र आ रही हैं। कुछ लोग जो है जैसे मजदूर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, पेंट करते होते हैं ना, अक्सर मजदूरों को आप देखते हैं, खुदा ना खास्ता कोई गिर गया, ठीक है जी, पाँव फिसल गया किसी वजह से भी, तो दैट कैन अफेक्ट। बिजली के काम वेरी डेंजरस है, इसलिए पूरी प्रिकॉशन के साथ उसको काम करना। जो लोग, कई लोग उस दिन हमने किसी से सुना कि जी ये जो केबल ठीक करते हैं, तो एक लड़के की डेथ होगी इस वजह से कि वो खंबे पर चढ़ा था, वो विदाउट ग्लव्स और उसके जूते जो है वो वैसे नहीं थे, और लाइट गई हुई थी, लेकिन अचानक लाइट आ गई। तो इमेजिन करें, बस इसीलिए अपनी तरफ से हर इम्कान कोशिश करनी चाहिए आपको कि आपके टूल जो है वैसे होने चाहिए, आपकी मशीनरी जो है वो आप प्रॉपर जो है अपनी तरफ से देखें। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, अल्लाह ताला ने आप सब लोगों को दिमाग दिया। हम लोग कहते हैं ओ जी अल्लाह की तरफ से मंजूर था, बस ऐसे ही होना था, लिखा ही ऐसा था। ठीक है, लिखा ऐसा था, लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके चलूँ सड़क पे, हाईवे को क्रॉस करूँ और आगे से गाड़ी ठोक दे आपको, और आप कहें ओ जी अल्लाह दी मर्जी, नो भाई, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी हुई है। राइट पे देखें, लेफ्ट पे देखें, फिर राइट पे देखें, फिर रोड क्रॉस करें। उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाए, वो अल्लाह की मर्जी है। ठीक है, आप छलांग लगा दें छत से कि भाई मैं जो छलांग लगा दूं बच गया तो ठीक है, नहीं तो ना सी, ये अल्लाह की मर्जी नहीं है। ठीक है, इसलिए अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि अपनी जो है कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें। टूल्स आपके ठीक होने चाहिए, प्रॉपर जो है वो आप तैयार होकर जाएं। केमिकल्स दैट कैन कॉज अ डिसेबिलिटी, डेंजरस वर्क कंडीशन, एक्सीडेंट्स। देखिए आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग, फिजिकल हैंडीकैप तो सबसे ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता जो है वो आपकी एक्सीडेंट की वजह से, धमाके की वजह से हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। बहुत से लोगों को एक्सीडेंट के बाद विजन चली जाती है। ठीक है,
जी हाँ, गॉड हेल्प, ठीक है। और ऐसे जो वो जो वो कुकिंग फायर खवातीन का घर में एक्सीडेंट का मतलब खाली जो है रोड एक्सीडेंट नहीं है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। अक्सर खवातीन जो है वो अ, आप ये देखते हैं कि जी वो घर में कुकिंग के दौरान कुकर जो है वो ब्लास्ट हो गया है, ठीक है, तो दैट कैन कॉज जो है वो डिसेबिलिटी, इवन का सम टाइम जो है वो डेथ भी हो जाती है हमारे यहाँ। अगर गैस का इश्यू होता है रात को सोने से पहले, लाजमी लाजमी सर्दियों में गैस को चेक कर कर बंद करके सोएं। इधर का कोई पता नहीं चलता, ये सोसाइटी खास तौर पे अल्लाह के हवाले है, खास तौर पे हमारा मुल्क जो है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते स्पेशली यहाँ पे लगाए होंगे, ओ भाई तुम्हारी 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 ड्यूटी यहाँ पर है, ये बड़ा एक खास एरिया है, इसका खास ख्याल रखना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो हमें वी मस्ट ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया है, इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं। बस अगर हमारे वो अच्छे हो जाए ना हमारे, मैं किसी जमात का नाम नहीं लूँगा, सारे पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, सारे ही अच्छे होना, फेयर हों, इससे अच्छा मुल्क दुनिया में नहीं है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें किया करें आप लोग भी जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन जो है वो मत किया करें। सियासतदानों को मैंने एक जगह पढ़ा, सियासतदानों को उतनी ही अहमियत दें जितनी वो आपको देते हैं, दैट्स इट, यहाँ आगे बात ही खत्म। क्या नून और क्या पीपी और क्या पीटीआई, यू डोंट नीड टू डिस्कस, ठीक है। जब वो उनको नहीं पता भाई, किसी बड़े पॉलिटिशियन को क्या पता कि गर्मी क्या होती है, क्योंकि उसने कभी लाइट गई देखी ही नहीं है। मुझे सर दर्द है ना, तो आपको मेरी सर दर्द की समझ तब आएगी जब आपको खुद को सर दर्द होगा, याद रखें। जब तक आपको सर दर्द नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा कि सर दर्द होती कितनी है, कितनी पेन होती है। इसी तरह से जिसने कभी लोड शेडिंग देखी नहीं है, कभी सड़क में रश में वो बंदा फंसा ही नहीं है, जिसके घर की कभी लाइट गई ही नहीं है, जिसकी घर की कभी गैस ही नहीं गई, तो बंदा कैसे हमारी प्रॉब्लम को समझ सकता है? और जो समझेगा नहीं वो उसको सॉल्व कैसे करेगा? मेरा ख्याल से ये सब फजूल है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पॉलिटिकल जो है वो दर्द को हमदर्द समझता है, हमदर्द वही होता है, हम दर्द का मतलब है कि उसके दर्द वाला, हम नशीन, ठीक है, हम नवा, ये हम वही होते हैं, ओके, हम तुम नहीं। एक्सीडेंट्स की बात हो रही थी, ये हमने सारा क्या पढ़ा, कॉमन काज की, पॉइजन एंड पेस्टिसाइड, ऐसी जगहों पे कुछ स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है, ऐसी जो है वो जगहों पे जहाँ स्प्रे किए जाते हैं, दैट कैन अफेक्ट, इसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है। केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पर होती हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, जो है वो ब्रीथिंग इश्यू हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग, आपको पता क्या है, ये टोबैको च्यूइंग एक बड़ी अजीब सी हमारी यूथ में, ये एक मेल में, लड़कियों का तो मुझे नहीं पता होगा भी, तो अगर खैर कोई गिफ्टेड की तरह होगा, 2% ही होगा। लेकिन आजकल के नए लड़के जितने भी हैं ना, यंगस्टर्स में, वो तरह तरह की जो है वो एक जो है वो क्या उसको कहूँ मैं, वो टैबलेट की तरह की इस फॉर्म की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, गुटखा है और पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सिगरेट के अलावा वो बिल्कुल एक सुपारी की तरह, एक छोटी सी एक, ये किसी ने 1 to 1 लिखा, इनको पता होगा ना, नस्वार भी यहाँ देखें। अब हमारे यहाँ अजीब सी एक चीज़ आ गई है, पहले सिर्फ पठानों के लिए नस्वार होती थी, अब तो जो वो लोग, सुभान अल्लाह, इतनी ज़्यादा हर दुकान वाले ने नस्वार रखी हुई है कि जैसे ये कोई पैनाडॉल की गोली है कि हर किसी को भी दर्द हो सकती है। इनहेरिटेड डिसेबिलिटी जनाब अली, जो एक से दूसरे में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, एक फैमिली में थी फिर दूसरी में आ गई, तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन जो है वो, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए। आपको जो है वो आपस में डिस्कस मत करें, ठीक है। ये आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये चैट बॉक्स आप लोगों की चैटिंग के लिए नहीं बनाई है, बाद में कर लेना, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आप मुझसे कोई सवाल करें और मैं आपको उसको पढ़ के जवाब दूँ, ठीक है। इनहेरिटेड डिसेबिलिटी की तो कज़न मैरिजेस की वजह से होते हैं, पेरेंट्स में था कोई ऐसा मसला, चिल्ड्रन हैविंग चिल्ड्रन टुगेदर, ठीक है, फर्स्ट कज़न से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपने जज्बात को काबू में रखें, और ये जो होता है ना, लव इज़ ब्लाइंड, ये ड्रामों और फिल्मों में होता है, इससे भी बचने की कोशिश करें।
ओके, देखिए मैंने आपको कितने पॉइंट्स बता दिए। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा। अच्छा, ये जो है वो अब यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई है। सम टाइम मैं जब कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो एक के अंदर ही जो है वो दो दो तीन तीन टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाते हैं। ये आखिरी दो तीन जो है वो इसमें जो आपको नज़र आ रही हैं स्लाइड्स, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये डेमोग्राफिक डाटा फिर भी अगर आप इसको पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है कि डिसेबल कितने होते हैं, हमारे यहाँ कितने हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, दिस दैट। ये दो तीन स्लाइड मैंने देखा था इसको दिन को, मैंने कहा ये मिक्स है, फिर मैंने हटाया नहीं, मैंने कहा चलो, क्योंकि ये जो 672 और 673 आपके जो कोड्स है ना, ठीक है, ये बड़े मिक्सअप से होते हैं, इधर का सवाल उधर और उधर का सवाल इधर भी आ जाता है कभी कभी, याद रखें। इसलिए यू हैव टू बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड मेंटली के सवाल भी इधर उधर हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो जाते हैं। ये दोनों बड़े आसान से ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोनों कोड हैं और बड़े कॉमन से हैं। तो अब आप ये देख लें कि मैंने जो है वो कितने बता दिए काजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी के, कॉमन काजेज़ के नाम से मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए। अगर आप इन पॉइंट्स को सिर्फ एक जो है वो पेज पे लिख लें, एंड डू यू कैन एलेबरेट देम बाय योरसेल्फ। ठीक है, वेरी इजी टू से कि जी आपके जी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, वर्क डेंजरस वर्क कंडीशंस होती हैं, ठीक है जी, इनहेरिटेड डिसेबिलिटी होती है, देखें ये तीन तो मैंने आपको भी बता दिए, इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, ठीक है। तो ये देखिए 5 पॉइंट तो ये बन गए, ठीक है। और ये बताएं कि वेयर इज़ योर सीआर, कौन था वो कल, आज किधर है? मुझे तो जो याद है उसका नाम लुकमान ही था, हैं, लुकमान, वेयर आर यू लुकमान गोरी, लुकमान गोरी, कैन यू लिसन मी? गुम हो गया ये, बस ये फिर वही है, ये चाइना का आपका सीआर था जी, बस एक दिन के लिए आया था, उसके बाद गायब हो गया, इसलिए आप उसको खुद ढूंढें। अब मैं लुकमान को ही भेजूं प्रेजेंटेशन? आई एम लिसनिंग। यार लुकमान साहब, आप तो इस तरह आए हैं, बस फिल्म का आखिरी सीन चल रहा है, ठीक है, और बस एक सीन के लिए आप जो है वो आए हैं, और वोट ऑफ थैंक्स आपका, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लुकमान, और उसके बाद बस वो आखिरी सीन में तो भाई गोली लगती है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एनी हो, ठीक है, मैं आज भी आपको भी प्रेजेंटेशन जो है वो सून आफ्टर आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन में हमारे पास टोटल 2 मिनट रह गए। अगर आपको कुछ सवाल हो, मैंने कोशिश ये की है आज कि आपको कैटेगरीज या टाइप्स या इसकी जो है वो टाइप्स और कैटेगरीज आपको जो है वो अच्छी तरह से जो वो पढ़ा दूँ, समझा दूँ, ताकि आपको जो है वो सवाल एक ज़रूर आएगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर देयर, हाउ यू कैन कैटेगराइज द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, और इनकी काजेज़ के बारे में हमने बात की, और हमने हर डिसेबिलिटी को डिस्कस किया है, और मोटी मोटी काजेज़ को मैंने कॉमन काजेज़ के नाम से बना दिया, ठीक है। मैंने विजुअली इम्पेयर्ड को भी आपको एलेबोरेट किया है, ठीक है, फिजिकल वालों को भी किया हमने, इंटेलेक्चुअल चैलेंज को भी डिस्कस किया हमने, हेयरिंग इम्पेयर्ड को भी डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था उसको, आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन को, ठीक है। लुकमान साहब, आप ईमेल आईडी अभी अपने पास ही रखिएगा, मैं आखिरी दिन आप लोगों को अपना ईमेल आईडी भी बता दूंगा था, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद मी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे जो है वो अगर कोई सवाल सवाल पूछना चाहते हैं तो आफ्टर वर्कशॉप या वो कोई प्रेजेंटेशन रह गई होगी तो आई विल सेंड यू। हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी भी हेल्प हो सकते उन बच्चों को जो है हम करें, ठीक है। और अगर आप स्पेशल एजुकेशन में इफ़ यू आर नॉट हेल्पफुल हेल्पिंग तो आपको इसमें आना नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह दिस इज़ लास्ट मिनट, इंशाल्लाह सी यू टुमारो with new topic with next unit. So we have done 3 units. I need your feedback कि आप लोगों को अभी तक जितने भी हमने 3 यूनिट पढ़ाए हैं, आप जो है वो इसको इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को जो है वो एक रिव्यू कर लेंगे, मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो आखिरी दिन सवालात होंगे, और मैं
You are currently the only